पीक एजुकेशन में खुश आमदेद। तारीख के सबसे जालिम हुक्मरान की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो महज 13 बरस का था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई को गोश्त चुराते हुए देखा। जब उन दिनों उसका कबीला कैदो बंदिश की वजह से भूख से मर रहा था। वो गोश्त उस वक़्त कबीले के जिंदा रहने का वाहिदी जरिया था। बड़े भाई को शिकार का गोश्त चुराते देखकर वो गुस्से से भड़क उठा। उसने तीर कमान उठाई, अपने 16 साला भाई पर निशाना बांधा और उसे जान से मार डाला। कबीले के लोगों ने जब यह मंजर देखा तो वो खौफजदा हो गए और समझ गए कि ये बच्चा बड़ा होकर एक बेरहम और खतरनाक शख्स बनेगा। यही लड़का तारीख का सबसे जालिम हुक्मरान जिसे हम आज चंगेज खान के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लड़के की कहानी जिसके जुल्म और सफाकियत ने दुनिया भर में उसका खौफ फैला दिया। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि ये कहानी आपको एक हैरत के एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जिसे सुनकर तारीख आज भी लरज उठती है। वो 26 साल की उम्र में अपने कबीले का सरदार बना। 65 साल की उम्र तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत का हुक्मरान बन चुका था और सिर्फ 25 साल के अंदर मंगोल फौज ने उतनी ज़मीनें फतह कर ली जितनी रूमी सल्तनत ने 400 साल में भी फतह नहीं की थी। चंगेज़ खान का असल नाम तमोजिन था। वो 1162 में मंगोलिया के एक मुकामी कबीले के सरदार के घर पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसने अपनी मुट्ठी में खून का लूथड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे ये निशानी समझा गया कि ये बच्चा आगे चलकर एक बड़ा जंगजू बनेगा। तमोजन की ज़िंदगी शुरू ही से मुश्किलात और कठिन हालात से भरी हुई थी। जब वो सिर्फ 9 बरस का था, उसके वालिद को एक मुखालिफ कबीले ने ज़हर देकर मार डाला। वालिद की मौत के बाद कबीले के लोगों ने उसके ख़ानदान से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि मंगोल कबाइल सिर्फ उसकी पैरवी करते थे जो ताकतवर होता था। नतीजा ये निकला कि तैमोजिन, उसकी माँ और बहन भाई जंगलों और पहाड़ों में भूख और सख्त सर्दी में तन्हा जिंदा रहने पर मजबूर हो गए। 13 साल की उम्र में बड़े भाई के कत्ल के बाद करीबी लोग उसकी जुर्रत और मजबूत फैसलों से मुतासिर हुए और कबीले से निकाले गए दूसरे अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी क़यादत पर एतमाद करने लगे। कुछ ही सालों में वो अपने बचपन के दोस्त जामोका के साथ मिलकर कबीले की रहनुमाई करने लगा। तैमोजिन ने जल्द ही ये समझ लिया कि उसका छोटा सा कबीला अकेला किसी बड़े दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो दूसरे कबाइल के साथ इत्तेहाद ज़रूरी है। इसी सोच के तहत उसने एक ताकतवर कबीले की बोरते नामी लड़की से शादी की। बोरते ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत साथी बनी, बल्कि उस शादी के नतीजे में तैमोजिन को एक जंगजू दस्ता भी मिला जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहने लगा। दोस्तों, शादी के कुछ ही अरसे बाद मार्कीत नामी मुखालिफ कबीले ने अचानक तैमोजिन के कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान तैमोजिन की बीवी बोरते को अगवा कर लिया गया। जब तैमोजिन और उसका दोस्त जामोका बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गए, दोनों ने एक करीबी सरदार के पास पनाह ली, जिसने इनकी बहादुरी देखकर उनकी मदद करने का फैसला किया। सरदार की मदद से तैमोजिन के पास 20,000 पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज इकट्ठी हो गई और वो मार्कीत कबीले की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों में छुपे इनके कैंप का सुराग लगाने के बाद तैमोजिन ने भरपूर हमला किया और ज़बरदस्त जंग के बाद अपनी बीवी बोरते को आज़ाद करवा लिया।
یہ واقعہ تیموجن کی قیادت اور اپنے ساتھیوں کے لیے وفاداری کا ایک ثبوت تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیموجن اور اس کے دوست جاموکا کے درمیان نظریاتی اختلافات بڑھنے لگے اور بالآخر قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں جاموکا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک الگ قبیلہ بنا لیا۔ 2 سال بعد جاموکا نے اپنے قبیلے کے ہمراہ تیموجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تیموجن کے 70 ساتھیوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ظلم دیکھ کر تیموجن کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ عرصے بعد بالآخر ماضی کے ان دوستوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ تیموجن نے اپنی جنگی مہارت دکھاتے ہوئے جاموکا کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور جاموکا کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا، مگر کچھ ہی عرصے بعد اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے تیموجن کے پاس قیدی بنا کر پیش کر دیا۔ تیموجن نے اسے عزت کے ساتھ سزائے موت دینے کا حکم دیا تاکہ دونوں کی دوستی اور دشمنی کی کہانی ایک باوقار انجام کو پہنچے۔ یہ لمحہ تیموجن کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جس کے بعد قبائل کی مزاحمت تقریباً ختم ہو گئی۔ دوستو، اب تیموجن کے سامنے راستہ صاف تھا کہ وہ ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت بڑھانے لگا۔ 1206 میں تمام منگول قبائل کے سرداروں نے متفقہ طور پر تیموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا دنیا پر حکومت کرنے والا۔ منگولوں کو ہمیشہ سے اناج، ریشم اور دھاتوں کے وسائل کی ضرورت رہتی تھی، جو ان کی چراگاہوں میں دستیاب نہیں تھے۔ اس لیے وہ چین کی سرحدی ریاستوں کے ساتھ تجارت کرتے اور کبھی ان پر حملے کرتے۔ 1209 میں اس نے چین کی سرحد پر موجود شیعہ سلطنت پر حملہ کیا، جو اہم تجارتی راستے یعنی ریشمی شاہراہ جسے سلک روڈ پر قابض تھی۔ یہ مہم کامیاب رہی اور شیعہ سلطنت چنگیز خان کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت چین 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، جین اور سونگ۔ چنگیز خان نے ابتدا میں جین سلطنت کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور تجارتی قافلے بھیجے، جو ناکام رہے۔ نتیجے میں منگولوں اور جین سلطنت کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 1211 میں چنگیز خان نے اپنی طاقتور منگول فوج کے ساتھ چین پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ اگلے 4 سالوں میں اس نے شمالی چین کے قلعوں اور شہروں پر تیز رفتار حملے کیے، جن سلطنت کو سخت کمزور کر دیا۔ 1214 میں جن سلطنت نے خون ریزی سے بچنے کے لیے چنگیز خان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے بھاری ٹیکس دینے اور دارالحکومت یونگدو یعنی موجودہ بیجنگ قائم رکھنے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جین حکومت نے منگول حملوں کے خوف سے دارالحکومت کائی فینگ منتقل کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا، جس نے چنگیز کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس کے بعد منگول فوج نے یونگدو شہر کا سخت محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر اپنی مضبوط 40 فٹ بلند دیواروں اور دفاعی نظام کے لیے مشہور تھا۔ چنگیز خان نے 2 سال کے عرصے میں 500 چینی انجینئرز کو اپنے ساتھ ملا کر جدید جنگی آلات بنوائے، جن کی مدد سے یونگدو شہر کے دفاعی نظام کو پوری طرح کمزور کر دیا۔ 10 مہینے کے طویل محاصرے کے نتیجے میں شہر کے اندر خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ زندہ رہنے کے لیے شہری ایک دوسرے کا گوشت کھانے لگے۔ یہ منظر نہایت خوفناک تھا اور جین حکومت دباؤ میں آ گئی۔ چنگیز خان کی افواج نے آخرکار شہر کی دیواریں توڑ ڈالیں اور ایک خوفناک حتمی حملہ کیا۔ شہر کے محافظ شکست کھا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ منگول سپاہی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہر گلی میں خون بہانے لگے۔
शहर का कीमती सामान लूट लिया गया और जोंगदो के बड़े हिस्से को जला दिया गया। जलते हुए शहर का धुआं मीलों दूर से नजर आ रहा था। ये मंजर चंगेज खान की बेरहमी का जिंदा सबूत था। चंगेज खान ने शुमाली चीन को शिकस्त देकर जोंगदो पर कब्जा किया तो उसकी सल्तनत मशरिक में बहिरा काबुल तक फैल गई। चीन की फतह ने न सिर्फ उसे दौलत और ताकत फराहम की बल्कि जंगी हिकमत अमली में भी गैर मामूली तजर्बा दिया। चीन के बाद उसकी नज़रें वस्ती एशिया और मगरब की तरफ उठी, जहाँ ख्वारिज़म सल्तनत एक ताकतवर रियासत थी। तलक़ात कायम करने के लिए एक काफ़िला भेजा गया और उसके कत्ल को बहाना बनाकर ख्वारिज़म पर हमला कर दिया। नतीजे में बुखारा, समरकंद, अरगंज जैसे इस्लामी तहजीब और इल्म के शहर उसने जुल्म बर्बरियत से फतह किए। मसाजिद जलाई गईं, अवाम को बेदर्दी से कत्ल किया गया और शहरों को खंडर बना दिया गया। ख्वारिज़म शाह अलाउद्दीन मुहम्मद ने अपनी कौम को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर हालात के जबर ने उसे हिजरत पर मजबूर कर दिया। उसके बेटे जलालुद्दीन ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दरियाए सिंध के किनारे तक मंगोल फौज का मुकाबला किया और आखिरी हद तक लड़ते हुए बेलाखिर हिंदुस्तान की तरफ पनाह ली। दोस्तों, ख्वारिज़म के बाद चंगेज़ खान की बेरहम फौज ने ईरान और खुरासान के कई अहम शहरों को जुल्म बर्बरियत से तबाह कर दिया। नेशापुर और मरो जैसे शहर मंगोल तलवार के जोर पर सफ़े हस्ती से मिट गए। मंगोलों की वहशियाना और नफसियाती हिकमत अमली से लाखों बेगुनाह लोग कत्ल हुए। इसके बाद चंगेज़ खान ने अपने जर्नल सुबोताई और जे को मगरब की तरफ भेजा, जहां उन्होंने कफकाज के पहाड़ी इलाकों में जॉर्जिया, अर्मीना और अज़रबाईजान के कई हिस्से बेदर्दी से फतह किए। बाद में रूसी शहजादों और कोमान कबाइल की मुश्तरका फ़ौज को भी शिकस्त दी। आज भी मंगोलों की ये मुहिम्मत इंतहाई ज़ालिमाना और बेरहम समझी जाती है। चंगेज़ खान ने ज़िंदगी के आखिरी सालों में दोबारा चीन का रुख किया, जहां मगरबी शिया रियासत ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। उसने एक साला मुहिम चलाई और पूरे इलाके को तबाह कर डाला। 1227 में शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर वो बीमार हो गया। उसके बेटों ने जंग रोकने की तजवीज़ दी, मगर उसने इनकार कर दिया और उसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत की खबर खुफिया रखी गई ताकि दुश्मनों को हौसला न मिले। चंगेज़ खान ने अपने बेटे ओगनाई को जानशीन बनाया और उसके लिए एक वसी सल्तनत छोड़ गया। उसकी तदफीन इंतहाई राजदारी के साथ की गई और कब्र की जगह आज तक मालूम न हो सकी। उसकी मौत के बाद सल्तनत उसके बेटों और पोतों में तकसीम हो गई। किबलाई खान ने चीन में जवान सल्तनत कायम की। हाथू खान ने रूस में गोल्डन पोर्ट की बुनियाद रखी और हलाकू खान ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। वक़्त के साथ सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई, मगर मंगोलों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए 1911 में मौजूदा मुल्क मंगोलिया कायम किया। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक आज भी दुनिया के हर 200 में से एक शख्स चंगेज़ खान की औलाद में से